दोस्तों, मध्य पूर्व की आग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही है। पर्दे के पीछे ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को भी बेचैन कर दिया है। और इस बार कहानी का सबसे बड़ा मोड़ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक फोन कॉल के अंदर छिपा हुआ है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इजराइल और सामने खड़ा ईरान। शुरुआत में सबको लगा था कि यह लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। ताकत, हथियार और तकनीक के दम पर ईरान को जल्दी ही झुका दिया जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात बदलने लगे। जो देश ईरान पर दबाव बनाने निकले थे, अब उन्हीं के बीच दरार की खबरें आने लगी। और इसी दरार ने एक ऐसे विस्फोट को जन्म दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मामला तब बिगड़ा जब ईरान ने अमेरिका को साफ शब्दों में संदेश भेज दिया। तेहरान ने कहा कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते, तब तक किसी भी बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अमेरिका के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ वह बातचीत बचाना चाहता था, दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी सहयोगी इजराइल लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए था। यहीं से शुरू हुआ असली तनाव। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बेहद तीखी बातचीत हुई। खबरों में दावा किया गया कि ट्रंप का गुस्सा इस हद तक पहुंच गया कि उन्होंने नेतन्याहू से पूछा कि आखिर वह करना क्या चाहते हैं। बताया जाता है कि ट्रंप ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी नीतियां न केवल अमेरिका की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि दुनिया भर में इजराइल की छवि को भी कमजोर कर रही हैं। हालात इतने गर्म हो चुके थे कि अब यह सिर्फ लेबनान या ईरान का मुद्दा नहीं रह गया था। यह उस पूरे समीकरण का सवाल बन गया था जिसके सहारे अमेरिका क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के मैदान में भले मिसाइलें उड़ रही हों, लेकिन असली लड़ाई दिमागों के अंदर चल रही है। ईरान ने ऐसा दबाव बनाया कि बातचीत की पूरी प्रक्रिया ही खतरे में पड़ गई। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर तेहरान पूरी तरह पीछे हट गया तो महीनों की मेहनत पल भर में खत्म हो सकती है। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत को लेकर भी हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। खबरें आने लगी कि इजराइल अपनी सैन्य गतिविधियों का दायरा और बढ़ा सकता है। यही वह बिंदु था जहां अमेरिका की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अगर बेरूत सीधे संघर्ष के केंद्र में आ जाता तो पूरे क्षेत्र में आग और फैल सकती थी। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने इस संभावना को बेहद खतरनाक माना। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्षेत्र को और बड़े युद्ध की तरफ धकेलने वाला कोई भी कदम सभी पक्षों के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं था। तेहरान का संदेश बिल्कुल साफ था, या तो बातचीत होगी या फिर संघर्ष होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ईरान का मानना था कि अगर शांति की बात की जा रही है तो जमीन पर भी उसका असर दिखाई देना चाहिए। केवल बयान और वादे अब उसके लिए काफी नहीं थे। यहीं से पूरा खेल पलटता दिखाई देने लगा। अमेरिका ने हालात संभालने की कोशिशें तेज कर दी। तनाव कम करने के संकेत दिए गए। यह संदेश भी दिया गया कि हालात को और भड़काने वाली कार्रवाइयों से बचा जाना चाहिए। लेकिन तब तक ईरान अपना फैसला सुना चुका था। अब सवाल यह नहीं रह गया कि कौन ज्यादा ताकतवर है। सवाल यह है कि आखिर पहले कौन झुकेगा। क्या अमेरिका ईरान को दोबारा बातचीत की मेज पर ला पाएगा? क्या इजराइल अपनी रणनीति बदलेगा? या फिर यह पूरा संकट एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी आसान नहीं होगी? फिलहाल दुनिया की निगाहें इसी टकराव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन यह तय कर सकते हैं कि मध्य पूर्व बातचीत की तरफ बढ़ेगा या फिर एक और बड़े तूफान की तरफ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली फैसला अभी हुआ ही नहीं है। खेल अभी जारी है और अगला कदम पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात मिसाइलें, बम या लड़ाकू विमान नहीं है। असली कहानी कुछ और है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह पूरा संकट अब युद्ध से ज्यादा भरोसे की लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा झटका युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों से निकल सकता है। कारण यह है कि जब दो सहयोगी एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे हों, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हो जाएं, तब दुश्मन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ईरान शायद इसी बात को समझ चुका है। वह जानता है कि अगर सामने वाले खेमे में दरार बढ़ती गई तो बिना बड़ी सैन्य जीत के भी राजनीतिक फायदा हासिल किया जा सकता है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि ईरान जानबूझकर बातचीत का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करेगा। वह बाहर से सख्त दिखाई देगा, लेकिन पर्दे के पीछे छोटे छोटे संकेत देता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी पता है कि पूरी तरह युद्ध में जाना उसके लिए जोखिम भरा है। इसलिए आने वाले समय में हमें ऐसे बयान देखने को मिल सकते हैं जो ऊपर से बहुत आक्रामक लगेंगे, लेकिन उनके अंदर बातचीत की गुंजाइश छिपी होगी। मुझे लगता है कि लेबनान इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोहरा बनने वाला है। अभी दुनिया की नजर ईरान और इजराइल पर है,
लेकिन असली खींचतान लेबनान को लेकर होगी। जो भी पक्ष वहां अपनी शर्तें मनवा लेगा वह खुद को मनोवैज्ञानिक जीत का दावा करने लगेगा। इसलिए आने वाले दिनों में लेबनान से जुड़ी छोटी छोटी घटनाएं भी अचानक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन सकती हैं। एक और संकेत जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं वह यह है कि जब बड़े नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ खबरों में आने लगते हैं तब अक्सर पर्दे के पीछे बहुत बड़ी सौदेबाजी चल रही होती है। हो सकता है आज जो बयान टकराव जैसे दिख रहे हैं वही कुछ दिनों बाद किसी बड़े समझौते की नींव बन जाएं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि सबसे कड़वी बहसों के बाद ही सबसे बड़े समझौते सामने आए हैं। लेकिन अगर यह तनाव लंबा खींचता है तो सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को होगी, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ उसकी स्थिति और मुश्किल होती जाएगी। अगर वह इजराइल का खुलकर समर्थन करता है तो बातचीत कमजोर होगी, और अगर बातचीत बचाने की कोशिश करता है तो इजराइल नाराज हो सकता है। यही वो जाल है जिसमें फंसने से बड़ी ताकतें भी डरती हैं। मेरी सबसे अलग भविष्यवाणी यह है कि आने वाले हफ्तों में युद्ध की दिशा मिसाइलों से नहीं बल्कि शब्दों से तय होगी। एक बयान, एक फोन कॉल, एक गुप्त बैठक या एक अचानक आया समझौता पूरे माहौल को बदल सकता है। अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है जंग की, उसके पीछे दूसरी तस्वीर बन रही है, और कई बार वही छिपी हुई तस्वीर इतिहास बदल देती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर नहीं पहुंची है। असली मोड़ तब आएगा जब दुनिया को लगेगा कि सब शांत हो रहा है। अक्सर ऐसे ही समय पर सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला जाता है, और इस बार भी शायद कुछ वैसा ही होने वाला है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक शतरंज की बाजी की तरह देखा जाए तो आने वाले महीनों में सबसे बड़ा बदलाव युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि सत्ता और प्रभाव के खेल में दिखाई दे सकता है। मेरी एक अलग संभावना यह है कि ईरान अब सीधे बड़ी लड़ाई की बजाय थकाने वाली रणनीति अपनाएगा। वह ऐसी स्थिति बनाना चाहेगा जिसमें उसके विरोधी लगातार सतर्क रहें, पैसा खर्च करें, सैन्य संसाधन लगाए रखें और राजनीतिक दबाव झेलते रहें। ऐसी रणनीति में जीत किसी एक बड़ी लड़ाई से नहीं मिलती बल्कि समय के साथ मिलती है। दूसरी बात, इजराइल के सामने भी एक मुश्किल चुनौती खड़ी हो सकती है। अगर सैन्य अभियान लंबे समय तक चलता है और स्पष्ट परिणाम नहीं आते तो अंदरूनी राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। इतिहास बताता है कि लंबे संघर्ष अक्सर बाहरी मोर्चे से ज्यादा घरेलू राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए भविष्य में सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक स्थिरता बड़ा मुद्दा बन सकती है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह एक साथ दो भूमिकाएं निभाने की कोशिश करेगा। एक तरफ सहयोगी का समर्थन और दूसरी तरफ मध्यस्थ की भूमिका। लेकिन लंबे समय तक दोनों भूमिकाएं निभाना आसान नहीं होता। किसी न किसी मोड़ पर उसे प्राथमिकता तय करनी पड़ सकती है। यही भविष्य का सबसे संवेदनशील बिंदु बन सकता है। एक और रोचक संभावना है जिसे बहुत कम लोग देख रहे हैं। अगर तनाव लगातार बना रहता है तो क्षेत्र के छोटे देश अपने रिश्तों को नए सिरे से बनाना शुरू कर सकते हैं। वे खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय अपने विकल्प खुले रखना चाहेंगे। इससे पूरे मध्य पूर्व का राजनीतिक नक्शा धीरे धीरे बदल सकता है। मुझे यह भी लगता है कि आने वाले समय में युद्ध विराम और बातचीत जैसे शब्द बार बार सुनाई देंगे, लेकिन उनके बीच भरोसे की कमी बनी रहेगी। समझौते हो सकते हैं लेकिन वे लंबे समय तक टिकें, इसकी गारंटी नहीं होगी। इसलिए हमें कई बार ऐसा दृश्य देखने को मिल सकता है जहां तनाव कम होता दिखाई दे और फिर अचानक बढ़ जाए। सबसे अनोखी भविष्यवाणी यह है कि इस पूरे संकट का अंतिम परिणाम शायद किसी सैन्य जीत से तय नहीं होगा। भविष्य में जो पक्ष खुद को पीड़ित, जिम्मेदार या शांति का समर्थक साबित करने में सफल होगा वही वैश्विक जनमत की लड़ाई जीत सकता है। आधुनिक संघर्षों में कई बार दुनिया की राय मिसाइलों से ज्यादा ताकतवर साबित होती है। मेरे अनुसार सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि निकट भविष्य में कोई पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा, लेकिन अस्थिरता बनी रहेगी।